जैन प्यारे बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे ऊर्जा संसाधन, यानी वे संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा संसाधन जो है वो दो प्रकार के हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत वे संसाधन हैं जिनका मनुष्य प्राचीन काल से उपयोग करता आ रहा है और उनका प्रतिस्थापन जो है वो संभव नहीं, और वर्तमान में उनकी जो संख्यात्मक मात्रा है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो अगर उनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता या अत्यधिक विदोहन किया जाता है तो ये भविष्य में क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। दूसरे प्रकार के जो संसाधन हैं वो हैं गैर परंपरागत, जिनका प्रयोग मनुष्य ने अभी करना शुरू किया है कुछ ही समय पहले, और ये ऐसे संसाधन हैं जो नव्यकरणीय हैं, यानी इनकी मात्रा जो है वो असीमित है और इनका अगर प्रयोग किया जाए तो काफ़ी हद तक जो अनव्यकरणीय संसाधन हैं उनको बचाया जा सकता है, उनके प्रतिस्थापक के रूप में नव्यकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अगर उदाहरण पूछे जाते तो आप दे सकते हो, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं इसको, और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण भी हो गए। और किसी भी देश के औद्योगिक विकास हेतु शक्ति संसाधन क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अगर किसी देश को अपना औद्योगिक विकास करना है और जिससे उसका आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है तो उसके जो ऊर्जा संसाधन है वो बहुत ही शक्तिशाली होने चाहिए। और भारत में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का ही अभी तक ज़्यादा उपयोग भारत में जो है वो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का ही किया जाता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है आदि। अब अपन इस चैप्टर में कुछ संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जल शक्ति है, या सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा आदि के बारे में। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा, वो है कोयला। सब लोग जानते हैं शक्ति का एक बहुत ही बड़ा साधन है कोयला। कोयला कैसे बना ये सभी ने विज्ञान में पढ़ा हुआ है कि जो गोंडवाना काल था उसमें क्या हुआ, जो पेड़ थे, वनस्पति थी, वो धरातल के नीचे दब गई और कुछ परिवर्तनों यानी भूगर्भिक परिवर्तनों के चलते वो जो वनस्पति है वो कठोर हो गई। किस कारण से? चट्टानों के दबाव से और आंतरिक धरातल के तापमान के कारण। तो वो जो पेड़ या वनस्पति है वो जली नहीं, वो क्या हुई, पत्थर बन गई, अंदर क्षय हो गया उसका और पत्थर की तरह बन गई। और जब खुदाई की गई तो वही जो संसाधन है उसको क्या नाम दिया गया, कोयला, जो बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण संसाधन है किसका, शक्ति का। आप कहीं भी देख सकते हो शक्ति संसाधन के रूप में जो महत्वपूर्ण कारक काम करता है वो क्या है, कोयला, जिसको ब्रिटेन क्रांति के बाद किस नाम से जाना जाने लगा, उद्योगों की जननी। उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कोयला है। सबसे पहला जो शक्ति का संसाधन बना वो क्या बना, कोयला। वर्तमान में तो कई सारे संसाधन चल गए जो शक्ति संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, और काला सोना इसको बोला जाता है, और साथ ही इसको क्या कहा जाता है, शक्ति का प्रतीक। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्पादन जो है उद्योगों में देखा जाए या औद्योगिक विकास कोयले से शुरू हुआ तो वो कब शुरू हुआ, वो हुआ 1774 में। 1774 में कोयला उत्पादन के साथ ही कोयला खनन उद्योग का विकास है वो होने लग गया। और भारत में विश्व का 4.7% कोयला उत्पादन होता है। और स्थान अगर देखें अपन पूरे विश्व में तो पूरे विश्व में चीन और अमेरिका, चीन का पहला स्थान, अमेरिका का दूसरा स्थान। तो चीन और अमेरिका के बाद भारत का कौन सा स्थान है, कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है पूरे विश्व में 4.7% कोयला उत्पादन के साथ। हाँ तो बच्चों, कोयला जिसको कि काला सोना बोला जाता है 4 प्रकार का होता है। उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर, यानी कोयले को उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहले है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से 90% के बीच में होती है और ये सबसे बढ़िया उत्तम प्रकृति का कोयला होता है। दूसरा जो है वो बिटुमिन्स है, जिसमें 75 से 80% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तीसरा जो है वो लिग्नाइट है, जो अपने राजस्थान में पाया जाता है ये कोयला। तो इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 50% तक, यानी 50 से 75% या 50% तक अपन मान के चलें तो 50% इसमें कोयला कार्बन है वो कोयले में पाया जाता है। और चौथा जो है वो है पीट,
जो सबसे घटिया किस्म का कोयला, वैसे तो लिग्नाइट और पीट दोनों घटिया किस्म के माने जाते हैं कोयले, परंतु पीट जो है वो सबसे घटिया किस्म का कोयला है, जिसमें 50% से भी कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, यानी लगभग राख की तरह ये होता है। अब ये प्रकार आपको याद करने अच्छे से। अब है कोयला उत्पादन क्षेत्र। भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कोयला जो है वो उत्पादित होता है, तो इसके अंतर्गत भारत को 2 कालखंडों में बांटा जाता है, यानी एक भाग वहाँ वो है जहाँ पे गोंडवाना युगीन कोयला पाया जाता है, और कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पे टर्शियरी युगीन कोयला पाया जाता है। तो गोंडवाना युगीन जो कोयला है वो भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार का, यानी बहुत ही बढ़िया किस्म का कोयला है, जबकि टर्शियरी युगीन जो कोयला है वो भी बढ़िया है, परंतु वहाँ पे कौन सा कोयला है, बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो गोंडवाना युगीन जो कोयला है वो उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस कोयले के जो क्षेत्र हैं वो नदी घाटियों में बने हुए हैं। तो जो अपन वर्णन करेंगे जिनका अपन, तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है दामोदर नदी घाटी का। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत होता है, जिसमें राज्य कौन से आते हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत जो 2 राज्य कोयला उत्पादक महत्वपूर्ण राज्य हैं वो हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल, और इन राज्यों में भी पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज क्षेत्र है, इन सब का मानचित्र वर्णन अपन देखेंगे। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंतर्गत अपन पेट्रोलियम पढ़ेंगे, साथ ही कोयला और जो पेट्रोलियम है उनका जो मानचित्र वर्णन है उसको भी अपन पढ़ेंगे, देखते रहिएगा आप। तो झारखंड का जो रानीगंज क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। राज्य नहीं बोल रही मैं, कोयला उत्पादक क्षेत्र वो है रानीगंज, जहाँ पे 29% कोयला जो है वो उत्पादित किया जाता है। साथ ही झारखंड का अगर क्षेत्र देखें अपन, तो झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो दामोदर नदी घाटी जो क्षेत्र है वो तो सबसे उसके अंतर्गत रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में जो स्थित है, वो दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत सबसे बड़ा देश का कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है वो भी भारत का बहुत बड़ा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ पर 50% से अधिक कोयला उत्पादन होता है। और ये जो कोयला अपन पढ़ रहे हैं ये गोंडवाना युगीन कोयला है, जो बहुत ही उत्तम किस्म का कोयला है। उसके बाद में दामोदर नदी घाटी के बाद में अपन चलते हैं महानदी घाटी क्षेत्र। इसके अंतर्गत उड़ीसा राज्य में जो क्षेत्र हैं वो आते हैं, और यहाँ पे 25% कोयले के भंडार हैं, और उत्पादन कितना होता है 523 लाख टन। और यहाँ पे देखो ढेंकनाल जिले का तलचर क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। बच्चों जो मानचित्र आता है तो उसमें कोयला उत्पादक क्षेत्र दे दिए जाते हैं, जिसमें मान लो तलचर दे दिया, झारखंड का झरिया दे दिया, पश्चिम बंगाल का रानीगंज दे दिया। तो कोयला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोयला उत्पादक क्षेत्र का वर्णन पूछा जा सकता है, कोयला उत्पादन क्षेत्रों का मानचित्रांकन पूछा जा सकता है। तो कोई भी टॉपिक है वो कोयले में से आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे लोहा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार सेम कोयला जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में अपन गोदावरी घाटी क्षेत्र है, तो ये कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। गोदावरी घाटी क्षेत्र जो है वो कौन से राज्य के अंतर्गत आता है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। और यहाँ पे 7.5% कोयले के भंडार हैं। जिले अगर अपन देखें तो जिलों में आदिलाबाद, करीमनगर, खम्माम, वारंगल, पश्चिम गोदावरी आदि हैं। जो इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो है सिंगरेनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानचित्र में पूछा जाता है। देखिए अपन आगे पढ़ेंगे अभी एक बार। इसका वार्षिक उत्पादन यहाँ का हो गया गोदावरी घाटी क्षेत्र का 332 लाख टन। अब अपन चले सोन नदी पे, तो सोन नदी में क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, जिसमें उमरिया, सुहागपुर और सिंगरौली। अभी देखिए मैंने बोला सिंगरेनी और अभी मैंने बोला सिंगरौली, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है वैसे तो, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सिंगरेनी न आ रहा है वो तो कहाँ बताना आपको, आंध्र प्रदेश में। और सिंगरौली ल आ रहा है, वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो ये कंफ्यूजिंग है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्षेत्रों में से कोई सा भी एक क्षेत्र आ सकता है, या दोनों साथ में भी आ सकते हैं। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि सिंगरेनी जो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और सिंगरौली जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र। ये राज्य की दृष्टि से अपन देखें तो राज्य में छत्तीसगढ़ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। बाकी क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो क्षेत्र यहाँ के रामकोला, तातापानी, कोरबा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कोरबा कहाँ स्थित है, या मानचित्र में कोरबा दर्शाइए।
तो कोरबा कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। झिलमिल, विश्रामपुर, लखनपुर और चिरीमिरी आदि। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र है, यहाँ पे कोयले का उत्पादन जो है वो 16% होता है। देखो गोदावरी जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र था उसमें कितना होता है? 50% से अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद में ये छत्तीसगढ़ में कितना उत्पादन होता है? 16% उत्पादन होता है। और अगर अपन राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य है। अपन यहाँ पे क्षेत्र पढ़ रहे हैं, राज्य नहीं पढ़ रहे, पर अगर राज्यों में पढ़ा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत ही बड़ा उत्पादक राज्य है, कोयला उत्पादक। और उसके बाद में सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। सतपुड़ा नर्मदा नदी के दक्षिण में अगर अपन चलें तो पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा, और उसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो मिक्स क्षेत्र आता है वो इसके अंतर्गत आता है। और लास्ट में अपन देखें महाराष्ट्र वर्धा घाटी, तो इसमें महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं चंद्रपुर, बल्लारपुर, यवतमाल और नागपुर। नागपुर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंद्रपुर भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र में। तो इस तरह से आपको ये जो क्षेत्र हैं वो याद करने हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन सी जगह आ रही हैं वो याद करनी है। प्लस आपको मानचित्र भी इसका कोयले का अच्छे से याद करना है, रट लेना है एकदम, कि सिंगरौली कहाँ है, सिंगरेनी कहाँ है, तलचर कहाँ है, झरिया कहाँ है, रानीगंज कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखें भारत का जो पूर्वी भाग है, भारत का पूर्वी भाग जैसे उड़ीसा है, तेलंगाना है, और ये आंध्र प्रदेश आपकी किताबों में दे रखा है, बाकी इसकी जगह क्या होना चाहिए? तेलंगाना होना चाहिए। आप आंध्र प्रदेश मान लीजिए। उसके बाद में जैसे पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तो ये सारे क्या पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं वो काफ़ी बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। तो गोंडवाना युगीन जो कोयला है उसके बाद में अपन चलते हैं टर्शरी काल में जो कोयला था बिटुमिन्स प्रकार का, इसके जो हैं देश में भंडार हैं वो हैं 225 करोड़ टन के लगभग। और कुल जो कोयला उत्पादन होता है भारत में उसमें जो टर्शरी काल का जो कोयला है उसका जो भाग है वो केवल कितना है? 2%। और इसके जो प्रमुख राज्य उत्पादक राज्य हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और असम का मुकाम क्षेत्र जो शिवसागर और लखीमपुर के अंतर्गत फैला हुआ है। और उसके बाद में अपन चलें लिग्नाइट कोयले पे, तो लिग्नाइट और पीट जो कोयला है, जो घटिया किस्म के कोयले हैं, इनका प्रमुख उपयोग किस में होता है? ताप विद्युत में। लिग्नाइट और पीट जो कोयला है उनका प्रमुख उपयोग किस में होता है? ताप विद्युत में इनका प्रमुख उपयोग होता है। इसके अगर क्षेत्र देखें तो तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मानचित्र में भी काफ़ी पूछा जाता है कि नवेली क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है। वो होगा तमिलनाडु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, जैसे और अपन ने क्षेत्र किए हैं उनमें नवेली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस राजस्थान का पलाना ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि कहाँ स्थित है? बीकानेर ज़िले में। राजस्थान के बीकानेर ज़िले में स्थित है पलाना। तो ये तो हो गए भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। और अब लास्ट में अपन ना एक टॉपिक बचा है इसका, वो है इसका व्यापार। तो भारत क्या करता है? उसकी घरेलू आपूर्ति हो जाती है भारत की, उसके बाद में जो कोयला बचता है उसका निर्यात करता है भारत किसको? अपने पड़ोसी देशों को, जैसे बांग्लादेश को, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका को क्या करता है? निर्यात, घरेलू पूर्ति के बाद। परंतु उच्च स्तरीय जो कोकिंग कोयला है उसका वो आयात करता है। क्या करता है? आयात। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ से। तो बच्चों ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है कोयला। इसका अपन मानचित्र वर्णन करेंगे अगले वीडियो में। उसके साथ ही अपन पेट्रोलियम पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आते हैं या कोई दिक्कत महसूस होती है तो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए।